So we're going to continue where we left off. So अब हम बात करेंगे फिलोसफी ऑफ द स्पिरिट की. स्पिरिट देखे, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, एक बड़ा सूफियाना तसव्वुफ का इम्पैक्ट था हेगल के बचपन में उसके ऊपर, और एक इंटेलेक्चुअलाइजिंग लगती है उसकी फिलोसफी, उस मिस्टिसिज्म की. तो वो स्पिरिट का लफ्ज़ तो यूज़ करता है और उसको बड़ा मिस्टिकली यूज़ भी करता है, लेकिन वो बड़े एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ कर रहा है. इसका मतलब कोई भूत नहीं है या जिन नहीं है जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया है. अच्छा, इसके तीन टाइप्स हैं, तीन तरह की स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट. बेसिकली स्पिरिट, आप एथोस को समझें या समझें, कल्चर को समझें, वैल्यूज़ को समझें, लेकिन वो तीन कॉन्टेक्स्ट में है. एक सब्जेक्टिव स्पिरिट है, ऑब्जेक्टिव और फिर एब्सोल्यूट. ऑब्जेक्टिव स्पिरिट के अंदर फिर लॉ, मोरालिटी, सोशल एथिक्स, और सोशल एथिक्स के अंदर फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट आती है. यानी वो पूरे मुआशरे को ना स्पिरिट डिफाइन करता है और उसको फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है. सबसे पहले सब्जेक्टिव स्पिरिट. सब्जेक्टिव स्पिरिट वो है जो इंडिविजुअल लेवल पे है. एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट रफली फॉल अंडर साइकोलॉजी. तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको सेंस, सर्टेनिटी, परसेप्शन और फोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था. तो जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है, सेंस एक्सपीरियंस, डिजायर, रीजन, इंटेंशन, रिकॉलेक्शन, इमेजिनेशन, मेमोरी, ठीक है. तो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर जिस तरह हम सोचते हैं, जो हमारे नुक्ता नज़र हैं, जिस तरह हम सेंस नॉलेज को परसीव करते हैं, साइकोलॉजिकली क्या आप महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें सब्जेक्टिव स्पिरिट है. यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में जो जो कुछ चल रहा है वो सब्जेक्टिव स्पिरिट है. तो सेकंड इज द ऑब्जेक्टिव स्पिरिट. ऑब्जेक्टिव स्पिरिट वो है कि जब इंडिविजुअल्स पब्लिक रेलम के अंदर आते हैं और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जो चीज़ें जन्म लेती हैं वो ऑब्जेक्टिव स्पिरिट कहता है. जो हमारी यानी सोशल लाइफ है, जो हमारी सोशल इंटरेक्शंस हैं, सोशल वर्ल्ड, उसे वो ऑब्जेक्टिव स्पिरिट का नाम देता है. ठीक है. विच आर द डोमेन ऑफ एक्शन, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स. इस ऑब्जेक्टिव स्पिरिट को फिर वो तीन हिस्सों में डिवाइड करता है: लॉ, मोरालिटी एंड सोशल एथिक्स. यानी हम सोसाइटी में जो कुछ भी करते हैं वो गवर्नड, इट इज गवर्नड बाय थ्री थिंग्स. लॉ, जो स्टेट ने लॉ इन्फोर्स किया है उसके बेसिस पे. दूसरा मोरालिटी, मोरालिटी जो हमारी वैल्यूज, जो रिलीजन से भी आती हैं, कल्चर से भी आती हैं. और सोशल एथिक्स, जो डिजायर्ड बिहेवियर समझा जाता है वो. इन द स्टेज ऑफ लॉ, लॉ क्या करता है? लॉ वो कहता है स्टैंड्स ओवर अगेंस्ट द इंडिविजुअल. क्या करता है वो? कंस्ट्रेन करता है और लिमिट करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को. आप किसी को जाके प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को कैद नहीं कर सकते इलीगली, आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते. इंडिविजुअल बिहेवियर को रिस्ट्रेन करता है लॉ. Hegel was a very staunch Protestant Christian, so he was probably thinking of divine command moralities, and law को जब वो define कर रहा था इधर objective spirit के अंदर, तो he was probably referring to the God and the God-made laws. Second is morality. ठीक है, जो सोसाइटी में हमें नजर आती है. मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी को एक्सप्लेन करते हुए हेगल एक्सप्लेन करता है कि वो जितनी पॉलिटिकल और मॉरल फिलोसफीज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हॉब्स से लेकर कांट तक हमारे सामने आती हैं, और स्पेशली जो कांट का मॉरल फ्रेमवर्क है, जो कि अगर आप देखना चाहें तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का. ठीक है, कि जहाँ पर इंसान की ड्यूटी और इंडिविजुअल विल को करता है, कांट एक्सप्लेन करता है. तो इसको एक्सप्लेन करता है. तो बेसिकली जो जितनी ऑब्जेक्ट मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में अब तक फिलोसफीज एग्जिस्ट करते हैं, नुक्ता नज़र एग्जिस्ट करते हैं, हेगल कहता है ये सारे नुक्ते जो हैं ये वो ऑब्जेक्टिव स्पिरिट के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. जिस तरह कांट कहता है कि रैशनली हमें एक खास किस्म की ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, या जो हॉब्स और लॉक का व्यू है कि स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. हॉब के नज़दीक हम अपने सारे राइट्स सबड्यू कर देते हैं रूलर के आगे, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके हर कमांड माने. लॉक कहता है कि कुछ कमांड्स माने. यानी जितने फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यूज एग्जिस्ट करते हैं, हेगल उन्हें ऑब्जेक्टिव स्पिरिट के अंदर मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्लब करता है. थर्ड है सोशल एथिक्स. ठीक है, और वो इस सोशल एथिक्स के अंदर मजीद सोशल ऑब्जेक्टिव स्पिरिट रिफर्स टू सोशली शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड टाइज बिगिनिंग विद द मिनी सोसाइटी ऑफ द फैमिली. वो कहता है सोशल एथिक्स जो है ना, ये मजीद तीन हिस्सों में डिवाइडेड है. तीन तरह के इर्तका से गुजरे हैं हमारे सोशल एथिक्स. वो बेसिकली इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस को रेफर करा है. अब हेगल का मसला ये है कि वो कुछ अल्फाज को, टर्मिनोलॉजीज को उन कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है जिनमें हम ऑर्डिनरीली नहीं यूज करते. जैसे स्पिरिट, स्पिरिट कहाँ और पॉलिटिक्स कहाँ. ऑब्जेक्टिव स्पिरिट को वो पॉलिटिक्स और मोरालिटी और सोशल एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं.
जबकि हम स्पिरिट रू की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो आपने ये चीज़ बस ध्यान रखना है। इसी तरह सोशल एथिक्स में वो इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। जैसे कि फैमिली, वो कहता है कि सबसे पहले, अब ये हिस्टोरिकल वो एक्सप्लेन भी कर रहा है साथ साथ कि हिस्टोरिकली सबसे पहले इंसान ने फैमिली का इंस्टीट्यूशन डिवाइस किया सोशल एथिक का। The family is always more than a biological unit of reproduction, since it is in the context in which children acquire shared language and basic beliefs. Children then grow up and start their own families, producing a multitude of families whose interaction is the stage of civil society. अच्छा, सबसे पहले वो कहता है कि फैमिली बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन का सिर्फ जरिया नहीं थी, तारीखी तौर पर ये लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री ट्रांसमिट और बिलीव्स ट्रांसमिट करने के लिए ज़रूरी था। दूसरा, वो ये कहता है कि जब मल्टीपल फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, वो मज़ीद फैमिलीज़ को जन्म देती हैं और इवेंचुअली एक सिविल सोसाइटी, एक मुआशरा जन्म देता है ख़ानदानों के मिलने से। सिविल सोसाइटी इज़ द टोटलिटी ऑफ हाउस होल्ड हुज मेजर इंटरेक्शन इज इकोनॉमिक बाइंग एंड सेलिंग। और एक सिविल सोसाइटी, एक जो मुआशरा है, वो क्या करता है, उसका ज़्यादातर काम इकोनॉमिक बाइंग एंड सेलिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिविल सोसाइटी फॉर हेगल इज द एंटीथेसिस टू फैमिली। अभी देखें डायलेक्टिक यहाँ पर भी चल रहा है, हर चीज़ में उसका डायलेक्टिक चलेगा कि सबसे पहले फैमिली थी, फैमिली के मुतजाद बिल्कुल सिविल सोसाइटी थी, ठीक है। फॉर बिकॉज फैमिली कहती है कि लुक इनवर्ड्स, मुआशरा कहता है कि लुक आउटवर्ड्स, ठीक है। हेगल बड़े स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इनको डिफाइन करता है और कहता है इनका आपस में क्लैश होता है कि आपको अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है सोसाइटी से, तो आपको जबर करना पड़ेगा। आप हॉब्स वाला नोशन याद करें एग्जैक्टली कि एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, ऑल अगेंस्ट ऑल। तो आपको पता है कि चूंकि आप सेफ नहीं हो तो आप पे कोई अटैक कर देगा, तो इसलिए अगर आपने अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो आपको चाहिए कि आप उनको पहले अटैक कर दो, वो भी अगला बंदा यही सोच रहा होगा और एक विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस बनता जाएगा। तो उसने यही एंटीथेसिस और थीसिस और एंटीथेसिस की शक्ल में हेगल ने दिया। इसकी रेजोल्यूशन क्या हुई? इसकी रेजोल्यूशन स्टेट की शक्ल में हमारे सामने आती है। By state, Hegel means the concrete structure of a national culture, especially its political constitution, the political aspect of a society rooted in custom, not simply of document. वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में फिर एक ऑब्वियसली एक रियासत वजूद में आती है। वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं कि रिटन हो, जैसा यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में एग्रीड कन्वेंशंस भी हो सकती हैं। अब ये दो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारे पास स्पिरिट है। सब्जेक्टिव वो जो इंडिविजुअल लेवल पर है, जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है हमारी, जैसा हम सोचते हैं, एक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव स्पिरिट वो है जो वो तमाम चीज़ें हम सोशल स्फीयर में करते हैं और हमारे अफेयर्स जो सोशल स्फीयर में जिस तरह रेगुलेट होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों की रेकन्सिलिएशन एब्सोल्यूट स्पिरिट है। इट इज़ द रेकन्सिलिएशन ऑफ द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव स्पिरिट। ये अपने आप को मैनिफेस्ट किस तरीके से करती है? आर्ट, रिलीजन और फिलॉसफी की शक्ल में। ये तीन वो सब्जेक्ट्स हैं या डिसिप्लिन्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं हमारा इंडिविजुअल रिलेशन विद द सोसाइटी, सोसाइटीज रिलेशन विद अस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मैंने दोबारा आपको पहले चार्ट इसलिए दिखा दिया ताकि आपका मेंटल मैप बन जाए और अब आप इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव साइकोलॉजी के लेवल पर, ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर मजीद तीन लॉ, मोरालिटी और सोशल एथिक्स, सोशल एथिक्स के अंदर फिर फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट, और एब्सोल्यूट स्पिरिट जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब मैं अगर आपको जो मैंने स्पिरिट बताई है, स्पिरिट क्या हुई? स्पिरिट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हुई तमाम तर तक। आप वैसे देखा जाए तो मतलब हर चीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो फिर स्पिरिट की हेडिंग के अंदर आ गई ना, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे जो एग्जिस्ट करती है वो सब्जेक्टिव स्पिरिट में आ गई। जो माशरती लेवल पे कलेक्टिविटीज़ की शक्ल में एग्जिस्ट करती है, फैमिली, लॉ, मोरालिटी, स्टेट, सोसाइटी, वो ऑब्जेक्टिव की शक्ल में आ गई और इनका आपस में इंटरेक्शन एब्सोल्यूट स्पिरिट की शक्ल में आ गया। तो इसलिए हर चीज़ स्पिरिट है। तो वो कहता है कि इन हर चीज़ के अंदर डायलेक्टिक चल रहा है। डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन्स के अंदर, मोरालिटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, इनके हमारी साइकोलॉजी के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था, यानी कि हमारी इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंदर सेंस सर्टेनिटी और परसेप्शन का और फोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ये एक डायलेक्टिक प्रोसेस से इवॉल्व करती हैं। यानी हम सबसे लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग सेंस सर्टेनिटी है कि मुझे इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ पता है ये चीज़ क्या है, फिर मैं परसेप्शन में मूव करता हूँ कि मुझे उसकी क्वालिटीज़ का पता चलता है, और फोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग जब मैं उसके साइंटिफिक लॉज समझता हूँ। यहाँ पर एक डायलेक्टिक, जब मैं सेंस सर्टेनिटी लेवल पे मुझे एक डायलेक्टिकल प्रोसेस के नतीजे में पता चलेगा कि मेरी इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो मैं परसेप्शन में मूव करूँगा, परसेप्शन से मैं फोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग पे मूव करूँगा। इसी तरह वो कहता है कि तारीख पूरी इसी तरह चल रही है। ये पूरी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल टाइमलाइन में एक आपके पास थीसिस होता है, ठीक है,
उसका सिंथेसिस निकलता है, यहाँ से आ जाना, थीसिस होता है, उसका आपके सामने एक एंटीथेसिस आता है, उससे एक नया सिंथेसिस जनरेट होता है, वो सिंथेसिस आपका फिर थीसिस बनता है, ठीक है। उस थीसिस को आगे से फिर उसका एंटीथेसिस होता है और फिर उसका सिंथेसिस निकलता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा जो मैंने कुछ चार्ट डिज़ाइन किया है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने पास सबसे पहले एक थीसिस होता है। थिंक अबाउट दिस एट एनी लेवल, ठीक है। कि आपके सामने मर्दों ने फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, आपके पेट्रियार्की थी, बहुत फोर्स्ड ओप्रेशन था, ठीक है। उसके नतीजे में विमेन राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है। इट डज़ नॉट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं हो रहा जिस तरह मैं इस थीरी पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन लेट्स से रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है, दैट ठीक है आ जाता है। और रेडिकल फेमिनिज्म आता है, रेडिकल फेमिनिज्म और पेट्रियार्की का क्लैश होता है और आपके पास लिबरल फेमिनिज्म के नतीजे निकलती है। उस पे अप्लाई कर लें, नेपोलियन पे अप्लाई कर लें, लॉ पे अप्लाई करें, वो कहता है हर चीज़ हिस्ट्री में हमारी सारे आइडियाज, सारे थॉट्स, सारे प्रोसेसेस, सारे सिस्टम्स, हर चीज़ दो अपोजिंग चीज़ों के क्लैश और सिंथेसिस के नतीजे में निकलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास थीसिस नंबर 1, कोई एक आइडिया, कोई भी चीज़ वो आती है आपके सामने, वो थीसिस है। उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम, आइडिया, डिज़ाइन आता है, वो एंटीथेसिस 1 है। इनका आपस में क्लैश होता है और सिंथेसिस नंबर 1 बन जाता है। ये नया सिंथेसिस इटसेल्फ अनसेटिस्फैक्ट्री है तमाम ह्यूमन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, या एब्सोल्यूट ट्रुथ एक्सप्लेन करने के लिए, या कंप्लीट कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये नया सिंथेसिस, नया थीसिस बन जाता है, थीसिस नंबर 2। इस थीसिस नंबर 2 के मुकाबले में एक नया एंटीथेसिस आता है। नया एंटीथेसिस और नया थीसिस आपस में क्लैश करते हैं और नया सिंथेसिस आता है, सिंथेसिस नंबर 2। दिस न्यू सिंथेसिस, सिंथेसिस नंबर 2 इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट एंड कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो इस नए सिंथेसिस में नया, ये एक नया थीसिस बन जाता है, इसके मुकाबले में एक नया एंटीथेसिस आता है, और इसके मुकाबले में वो नया सिंथेसिस बन जाता है और वो नया थीसिस बनता है, एंड दैट्स प्रोसेस कंटिन्यूज। In Hegel's view, a synthesis emerging from an antagonism of thesis and antithesis itself becomes a new thesis, which generates its own antithesis, which finally gives birth to another thesis. This dialectical process is one in which spirit comes to ever more accurate understanding itself, culminating in the philosophy of Hegel. वो ये कह रहा है कि फिर हर नया सिंथेसिस पिछले सिंथेसिस से बेहतर होता है। यानी आप इसको अगर बहुत सिंपल लेवल पे देखें तो आप ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ के अंदर दो डिफरेंट अपोजिट व्यू पॉइंट्स आते हैं, उनका क्लैश होता है, तो हमारे सामने जो नई चीज़ आती है वो बेहतर होती है। इसी तरह यानी कि आज की फ़िलासफ़ी 2000 साल पहले की फ़िलासफ़ी से बेहतर इसलिए है कि उनके कंपीटिंग जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके अंदर उन्होंने का कंट्रास्ट हुआ, तो हमारे पास बेहतर चीज़ सामने आई। प्लेटो और एरिस्टोटल का, सेंट थॉमस एक्विनस और उसके बाद आने वाले जो डॉक्टर्स ऑफ द चर्च वर्सेस सेक्युलर फिलोसफी का। सो इस तरीके से जब क्लैश होता है तो आज की फिलोसफी तब की फिलोसफी से बेहतर है, आज की साइंस पुरानी साइंस से बेहतर है, क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, आइंस्टाइन ने उसके बाद जनरल रिलेटिविटी का दिया, जो डिफरेंट था थोड़ा सा न्यूटन से ऑन द सर्फेस ऑफ इट, वरना अंडरलाइंग फोर्सेस तो सेम थी, बट जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, उनका क्लैश हुआ। तो उस आइडियाज़ के क्लैश के नतीजे में जो आज साइंस है वो बेहतर है साइंस से, और वो मज़ीद बेहतर होती जाएगी विद टाइम। तो वो कहता है ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है, कल्चर पे, सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, हमारे ह्यूमंस ने जिस तरीके से अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया सिस्टम्स पे, ये हर चीज़ उस डायलेक्टिकल प्रोसेस से गुजर रही है। यही वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे अप्लाई करते हैं। और वो ये कहता है कि ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है या ये जो चीज़ है ये कोई रैंडमली नहीं हो रही। वो कह रहे हैं ये एक बड़े ग्रैंड डिज़ाइन के तहत हो रहा है, कॉस्मिक प्लान है इसके पीछे, एक पूरा एक पूरी एक अमल कार फरमाए जो उसको एक ख़ास तरीके से एक डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। According to Hegel, the events whose story is told by political and legal history, ठीक है, can be given a philosophical interpretation that will bring out its philosophical meaning. वो कहता है कि अगर हम हिस्ट्री को philosophically इंटरप्रेट करें और जो उसकी पॉलिटिकल और यानी दुनिया की पॉलिटिकल और लीगल हिस्ट्री को फिलोसॉफिकली इंटरप्रेट करें तो हमें इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग समझ आएगा कि तारीख का मीनिंग क्या है, इसके पीछे एक रूह कार फरमा है इस तारीख के अंदर, वो रूह क्या है। He does this himself in lectures on the philosophy of history. History is for Hegel the development of freedom, ये बहुत अहम है, और rather of the consciousness of freedom through dialectical process. वो कह रहा है कि तारीख जो है ना वो इंसान की आज़ादी, इंसान की फ्रीडम इन्हांस करने की डायरेक्शन में जा रही है। यानी इंसान कम फ्री था पहले, विद टाइम वो ज़्यादा फ्री होता गया है, विद
dialectical process in everything, in disciplines, in thought, in systems, in everything. History is the process by which spirit becomes conscious of itself. अब ठीक है, spirit क्या है? यानी इंसान, मुकम्मल इंसान की collectivity of human life becomes conscious of itself, यानी इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने तजर्बात से लर्न करता है. इंसान के सामने मुतजाद कंट्रास्टिंग व्यूज आते हैं कि एक नुक्ता नज़र एब्सोल्यूट टिरनी का आया, उसके बाद इंसान के सामने एब्सोल्यूट फ्रीडम का आया, उन दोनों से उसने सिंथेसिस करके लॉ बनाया. तो स्पिरिट इज द कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो आहिस्ता आहिस्ता मोर रैशनल और मोर फ्रीडम ओरिएंटेड होती जा रही है. Individual thinkers, artists, and historical actors are primarily the means or instrument by which collective spirit becomes conscious of truth. हम जो कलेक्टिव स्पिरिट है, इंसान, पूरी दुनिया है, पूरे लोग हैं, इंसान का मुआशरा है, हमारा कल्चर है, वो ट्रुथ, हकीकत यानी फ्रीडम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बढ़ता गया है, उसमें बहुत लोगों ने रोल प्ले किया. उसमें कुछ थिंकर्स ने इंडिविजुअली, आर्टिस्ट्स ने, हिस्टोरिकल एक्टर्स ने, अक़वाम ने, डिफरेंट लोगों ने, पीपल हैव एक्टेड एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ फ्रीडम so that human society becomes more freedom oriented. Hegel once described Napoleon, whom he observed in the flesh just before or after Napoleon's major victories, as the world spirit on a horseback. वो ये कह रहा था कि वो जो इंसान तारीख के अंदर रूह कार फरमा है ना, जो इंसान को ज़्यादा फ्रीडम की तरफ लेकर जा रही है, वो कभी कभी वो मुख्तलिफ इंसानों के अंदर भी मतलब इंसान भी उस फ्रीडम को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं. तो उसने उसको मेटाफोरिकली कहा था कि नेपोलियन इज द वर्ल्ड फ्रीडम ऑन अ हॉर्स बैक, कि वो इंसान की ज़्यादा फ्रीडम की तरफ लेकर जा रहा है. Napoleon at the time was a major expression of the dynamic process which was transforming Europe in a certain direction. When Napoleon had served his purpose, he was discarded by the world spirit, which then adopted other political leaders. This means यानी जब उसने अपना काम पूरा कर दिया नेपोलियन ने, कि जिस डायरेक्शन तक उसने इंसान की इर्तका करनी थी, यूरोप की इर्तका करनी थी, वो कर ली, तो फिर नेपोलियन का उस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में, उस ग्रैंड प्लान में उसका रोल ख़त्म हो गया. फिर अगली डायरेक्शन में मूव कर गया, फिर नए एक्टर्स आ गए जो इंसान को तरक्की और इर्तका की तरफ लेकर गए. फॉर हेगल, ये विल ड्यूरा की कोटेशन है फ्रॉम स्टोरी ऑफ फिलोसफी. History is a dialectical movement, almost a series of revolutions in which people after people and genius after genius becomes the instrument of the absolute. By absolute, I mean here you can say world spirit, you can say that grand scheme or grand design of the things. अच्छा, इसके अंदर वर्ल्ड स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा बड़ा अहम है हेगल की फिलोसफी में. वो क्या है? गाइस्ट, ज़ाइटगाइस्ट, जिससे लफ्ज़ निकला है, ठीक है. तो जर्मन लफ्ज़ है, इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन हेगल्स फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट. अकॉर्डिंग टू हेगल, द वर्ल्ड स्पिरिट इज नॉट एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट और अ ट्रांसेंडेंटल थिंग. ये कोई ट्रांसेंडेंटल थिंग नहीं है, कोई खुदाई चीज़ नहीं है, बट अ मीन्स ऑफ फिलोसोफाइजिंग अबाउट हिस्ट्री. वो इसने एक वो जो अपने डायलेक्टिकल प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए, चूंकि वो कहता है कि ख़ास तरीके से सारी दुनिया मूव कर रही है, तो उस खास तरीके को उसने जो है वो वर्ल्ड स्पिरिट का नाम दे दिया है फिलोसोफाइज करने के लिए हिस्ट्री को. वर्ल्ड स्पिरिट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन एग्जिबिटेड थ्रू अ सोसाइटीज कल्चर इंक्लूडिंग फिलोसफी, आर्ट, रिलीजन, साइंस. और मैंने आपको बताया था स्पिरिट की वो तीनों चीज़ें, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, उस लेवल पे. तो इसलिए वर्ल्ड स्पिरिट यानी उन इंसान की तमाम consciousness है which is acquiring reason and becoming more freedom oriented. इंसान की consciousness, इसको इस तरह पढ़ लेते हैं, is affected in history through the mediation of various national spirits or nations and the great men of history such as Napoleon. यानी इंसान की तक एक कौम, कभी कोई एक आर्टिस्ट, कभी कोई एक पोइट या कभी कोई एक मिलिट्री रूलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और हेगल की फिलोसफी में अमूमी तौर पे वो मिलिट्री रूलर ही रोल प्ले करता है. For Hegel, the great nations and hero is unwittingly utilized by the Geist, world spirit or absolute spirit, by a use of reason as he puts it, and is irrelevant to history once his historic mission is accomplished, but he is thus subjected to the teleological principle of history, a principle which allows Hegel to reread the history of philosophy as culminating in his philosophy of history. ये दो आगे फिर हेगल की, ये भी मैंने विल ड्यूरा की कोटेशन है, ये दो हेगल की कोटेशंस हैं. Reason is the substance of the universe,
द डिज़ाइन ऑफ द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली रैशनल, यानी दुनिया का डिज़ाइन एक रैशनल है और रैशनल तरीके से वो इवॉल्व करेगा, ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड होगा, क्योंकि डायलेक्टिकल प्रोसेस मोर ज़्यादा रैशनैलिटी की तरफ लेकर जाता है। डायलेक्टिकल प्रोसेस इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करके नया सिंथेसिस जो पहले से ज़्यादा रैशनल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल सोल्यूशन होता है, उसकी तरफ लेकर जाता है। तो अल्टीमेटली इंसान और इंसान की इर्तिका, इंसान का नॉलेज, इंसान के सिस्टम्स, इंसान की सोसाइटीज़ ज़्यादा रैशनैलिटी की तरफ जा रही हैं और रीज़न की तरफ जा रही हैं। वो ये कहता है कि ये जो ग्रेट हीरोज़ हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो किस एक ग्रैंड स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेपोलियन को नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े एक तारीखी मिशन पर है और वो अपना एक उस टाइम फ्रेम में अपना एक रोल प्ले कर रहा है इंसान को एक पहली स्टेज से अगली स्टेज में पहुंचाने के लिए। वो इस डायलेक्टिकल प्रोसेस में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसलिए हेगल कहता है such individuals had no consciousness of the general idea that they were unfolding, but they had an insight into the requirements of the time. उनको ये पता था कि वक्त की क्या ज़रूरत है, what was ripe for development, क्या वो चीज़ है जो कि आप डेवलप करनी चाहिए। This was the very truth of their age. वो अपने वक्त का जो सच था उसे सामने लाना चाहते थे for their world, the species next in order so to speak, and which was already formed in the womb of time. लेकिन वो वक्त के अंदर उनका एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर एक अपना रोल था। ये बर्टन रसल की कोटेशन है। Nations in Hegel play the part that classes play in Marx. The principle of historical development, he says, is national genius. In every age there is some one nation which is charged with the mission of carrying the world through the stages of the dialectic that it has reached. In our age, of course, this nation is Germany. But in addition to nations, we must also take account of the world historic individuals. These are men in whose aims are embodied the dialectical transition that are due to take place in their time. These men are heroes and may justifiably contravene ordinary moral rule. Alexander, Caesar and Napoleon are given as examples. I doubt whether in Hegel's opinion a man could be a hero without being a military conqueror. अच्छा, अब मैंने एक चार्ट डिज़ाइन किया कि हिस्ट्री और फ्रीडम और हिस्टोरिकल स्ट्रगल डायलेक्टिकल प्रोसेस से कैसे इवॉल्व करता है। चूँकि ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन है एक्स एक्सिस पे, और हिस्ट्री जैसे जैसे मूव कर रही है वैसे वैसे फ्रीडम ज़्यादा होती जा रही है। तो सबसे पहले दुनिया में तारीख में एनार्की थी, ठीक है। सबसे पहले जब एनार्की थी तो एनार्की की स्टेज पे थीसिस क्या था? यू हैड एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू प्लीज, स्टेट ऑफ नेचर, रूसो और हॉब्स वाला आइडिया, यू कुड डू व्हाटएवर यू वांट। बट नेगेटिव क्या था, इसका एंटीथेसिस क्या था कि अगर आपके पास हर चीज़ करने की फ्रीडम थी और आज़ादी थी खुश रहने की, अपनी मर्जी से हर कुछ करने की, तो दूसरे की भी के पास भी एब्सोल्यूट फ्रीडम थी कि वो आपकी फ्रीडम एंड कर सके। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक तजाद है। यानी एनार्की आपको सोल्यूशन नहीं दे सकती एक अच्छी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन दोनों के बीच में क्लैश और कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। क्लैश और कॉन्ट्रडिक्शन के नतीजे में एनार्की के अंदर जो डायलेक्टिक नंबर 1 इधर अनफोल्ड किया, तो नया सिंथेसिस जनरेट किया उस डायलेक्टिक। इन दोनों के तजाद के शक्ल की वजह से हमारे सामने जो सिंथेसिस बना वो ये कि हमने स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्टेट्स बना ली इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने में। इसमें एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स थी कि मोनार्क बड़े ज़ोर से, बड़े आयरन फिस्ट से रूल करता था ताकि किसी की फ्रीडम, किसी को लिबर्टी और लाइफ को नुकसान ना हो। लेकिन इसके अंदर थीसिस नया क्या बना कि पॉजिटिव चीज़ ये कि एब्सोल्यूट लॉज प्रोटेक्ट लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। टू सम एक्सटेंट फ्रीडम लोगों की प्रोटेक्ट करता है, लॉज लाइफ और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एंटीथेसिस क्या था, इसकी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि ये लोगों की फ्रीडम्स को सप्रेस भी करता है और लोगों को ओप्रेस करता है और लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचाता है। इन दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन की शक्ल में फिर एनार्की और स्ट्रिक्ट हायरार्किकल सोसाइटीज़, अगर इनको थीसिस और एंटीथेसिस की शक्ल में हम देखें तो एक नया सिंथेसिस जनरेट करेगा। वो क्या होगा फिर? वो फिर डेमोक्रेसी की शक्ल में हमारे सामने आया, ठीक है। ये तीसरा हम दूसरा सिंथेसिस बन गया, ठीक है। इस सिंथेसिस के लिए थीसिस क्या था? एनार्की, एंटीथेसिस क्या था? एब्सोल्यूटिज्म, और सिंथेसिस क्या हमारे सामने आया? डेमोक्रेसी की शक्ल में। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है हेगल की शक्ल में। और इस प्रोसेस के जरिए हम देख रहे हैं कि इंसान की फ्रीडम बढ़ती जा रही है। पहले एनार्की में भी इंसान के पास फ्रीडम नहीं थी क्योंकि आपको कोई भी कभी भी उठ के मार सकता था। स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्टेट्स में, एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स में भी आपके पास फ्रीडम नहीं थी, पहले से ज़्यादा थी, एनार्की से ज़्यादा थी, लेकिन लॉज ने आपको फिर भी ओप्रेस और कर्टेल किया होता है। और डेमोक्रेसी में आपके पास ज़्यादा फ्रीडम है। तो हिस्ट्री इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्रीडम। इसको वो कुछ एज के टाइम एजेस में अगर डिवाइड करें तो वो कहता है कि हेगल कहता है कि देयर वाज द एज ऑफ द ओरिएंट, यानी ओल्डर टाइम्स में
only the ruler was free and nobody else was free. फिर एंशंट ग्रीस और रोमन टाइम्स में जो लोग फ्री थे, जो स्लेव्स नहीं थे, ख्वातीन, women excluding women and slaves, जो फ्री मैन थे, they were free. Only some were free. In Age of the Orient, only the ruler was free. In ancient Greece and Roman society, some were free. और हेगल्स फ्रांस के टाइम पे, after French Revel, Hegel says that eventually, अभी तो many are free, but eventually all will become free. ठीक है? The dialectical process makes change the cardinal principle of life. No condition is permanent. In every stage of things there is a contradiction which only the strife of opposites can resolve. Thesis, antithesis. The deepest law of politics therefore is freedom, an open avenue to change. History is the growth of freedom, and the state is or should be freedom organized. So effectively the best states designed होंगी वो freedom oriented होंगी. अब इसमें मैं दो और आपको कोटेशंस बता दूं इसकी. हेगल की अपनी कोटेशन है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द डिसिप्लिन ऑफ द अनकंट्रोल्ड नेचुरल विल. अनकंट्रोल्ड नेचुरल विंग, वही बात है ना कि ग्रैंड स्कीम है कॉस्मोसेक के अंदर एक चल रही है, ब्रिंगिंग इट इनटू obedience to a universal principle and conferring subjective freedom. The की हेगल की अपनी कोटेशन है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द डिसिप्लिन ऑफ द अनकंट्रोल्ड नेचुरल विल. अनकंट्रोल्ड नेचुरल विंग, वही बात है ना कि ग्रैंड स्कीम है कॉस्मोसेक के अंदर एक चल रही है, ब्रिंगिंग इट इनटू obedience to a universal principle and conferring the East knew and to the present day knows only the one is ruler, the one is ruler is free. The Greek and Roman world that some are free, the German world knows that all are free. ठीक है? हेगल रसल की कोटेशन है हेगल के बारे में. As might be expected, he assigns the highest role to the Germans in the terrestrial development of spirit. The German spirit is the spirit of the new world. Its aim is the realization of absolute truth as the unlimited self-determination of freedom, that freedom which has its own absolute form itself as its purport. So much is Germany glorified that one might expect to find it in the final embodiment of the final absolute idea, beyond which no further development would be possible. But this is not Hegel's view. On the contrary, he said that America is the land of the future, where in the ages that lie before us the burden of the world's history shall reveal itself. Perhaps he had characteristically in the context between North and South America. ये रसल की कोटेशन कंटिन्यूड है. उसके जर्मनी को काफ़ी ग्लोरीफाई किया है हेगल ने अपनी फिलॉसफी में कि जर्मनी इज नाउ टास्क विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग दैट मिशन ऑफ एक्सपैंडिंग फ्रीडम एंड डेवलपिंग अ स्टेट दैट इज मोस्ट फ्रीडम ओरिएंटेड. तो हमें लग रहा था, रसल कहता है कि इतना ग्लोरीफाई किया कि शायद हमें लगता है कि अब फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जर्मनी के कंधों पे हेगल डाल देता, मगर हेगल इज वेरी विजनरी इन दैट सेंस कि वो कहता है कि जो अगली स्टेज जो नेशन होगी who will be responsible for carrying this mission forward will be America. So I'll stop here. We'll continue from what we've discussed so far in the next lecture. Guys, we're going to continue where we left off. So अभी तक हम देख रहे थे कि कैसे सबसे पहले तो दो तीन बातें हमने डिस्कस की. हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि हिस्ट्री जो है वो टीलियोलॉजिकल है. मैंने आपको पहले भी टीलियोलॉजिकल के बारे में बताया. टीलियोलॉजिकल यानी एक पर्पस है उसका कि वो एक खास डायरेक्शन में जाएगी. हिस्ट्री इस कॉन्टेक्स्ट में उसकी टीलियोलॉजी क्या है हेगल के नज़दीक कि वो फ्रीडम की तरफ जाती है और सोसाइटी फ्रीडम ओरिएंटेड होगी. फ्रीडम ओरिएंटेड होने के लिए प्रोसेस क्या होगा? वो प्रोसेस डायलेक्टिकल प्रोसेस होगा. डायलेक्टिकल प्रोसेस यानी दो कॉन्ट्रडिक्शंस आपस में एक दूसरे को रिजॉल्व करेंगी. वो कॉन्ट्रडिक्शंस फ्रीडम की तरफ इंसान को ऐसा ऐसा लेकर जाएंगी एज वी बिकम मोर रैशनल, मोर फ्रीडम ओरिएंटेड. अब इसमें इसका मतलब कि वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है डायलेक्टिकल प्रोसेस के अंदर जो फ्रीडम की तरफ लेकर जाती है, दे आर द इंजन्स ऑफ हिस्ट्री. Contradictions push forward. To solve the contradictions of one stage, we go to the next, which is its opposite. So, thesis and antithesis generate होता है. This resolution of contradiction is often done unconsciously by the society. Unfolding of species, ये spiritual evolution यानी कि अगर हम इसको अगर देखें जिस तरीके से हेगल एक्सप्लेन करा तो हमें इसमें कुछ डार्विन की बड़ी similarities नजर आती हैं. Hegel describes a sequential progression from inanimate objects to animate creatures to human beings. This is frequently compared to Darwin's evolutionary theory. However, unlike Darwin, Hegel thought that organisms had agency in choosing to develop along this progression by collaborating with other organisms.
Hegel understood this to be a linear process of natural development with a predetermined end. He viewed this end teleologically as its ultimate purpose and destiny. जो मैंने आपको बताया कि ultimate purpose है, ultimate destiny, ultimate goal है, वो predetermined end है, वो है freedom की तरफ जाना. अगर अब अगला सवाल ये है कि अगर तो आपको पता है कि हिस्ट्री का मकसद क्या है, दुनिया में जो रूह कार फरमाए इसको, जो दुनिया एक खास डायरेक्शन में जा रही है, जो कोई फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन करके हिस्ट्री से हमारे सामने नज़र आ जाता है हमें कि ये हिस्ट्री की डायरेक्शन है जो कि हेगल कहता है, और वो कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करती है. और जब कॉन्ट्रडिक्शंस अपने आपस को रिजॉल्व करती हैं थॉट में, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, इंस्टीट्यूशनली, तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस डायलेक्ट्रिक प्रोसेस से रिजॉल्व करके फ्रीडम की तरफ जा रही हैं. तो क्या कभी कोई ऐसा मौका आएगा कि जब इंसान परफेक्शन की तरफ चला जाए? एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी. एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि इससे ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हो सकती थॉट के अंदर, कि हमने परफेक्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन सोसाइटी डिस्कवर कर लिया है. तो हेगल के नज़दीक ये हो सकता है. Hence, history is a progression of reason brought about by contradiction of opposing ideas or ideologies leading to newer and newer social orders. This dialectical process is a pattern throughout history, making societies more self-conscious, rational and freedom-oriented. ये बड़ी बात है. Hence, ये इसमें मैंने कोशिश की है कि निचोड़ ऐड करूँ ये लाइन जो मैंने आगे लिखी है हेगल की फिलॉसफी का. Hence, as society progress, individual and collective consciousness becomes more rational and freedom oriented through the dialectical process brought about by the collective evolution of society's reason world spirit. ठीक है. तो जैसे जैसे इंसान तरक्की करेगा, हमारी इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी, हमारे माशरे की इकदार, माशरे की रीज़न, माशरे की रैशनैलिटी, माशरे की परसेप्शन, वो इवॉल्व करती करती इस डायलेक्टिकल प्रोसेस से कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व करते करते वो एब्सोल्यूट रैशनल और एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ चली जाएगी. If freedom is teleologically the end goal of history, will there ever be a perfected state that invites no more change and end the dialectical process? यानी कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि डायलेक्टिकल प्रोसेस फिर एंड हो जाएगा कि हम परफेक्ट ह्यूमन स्टेट में चले गए हैं, परफेक्ट सोसाइटी में, और अब कॉन्ट्रडिक्शन ही कोई नहीं रही, तो रिजॉल्व क्या होगा? वो कहता है यस, the ultimate freedom will occur when the world spirit, यानी collective consciousness of a culture, हमारी पूरी, हमारे हिस्ट्री, हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, हमारे गवर्नेंस, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी फैमिली, हमारा इंडिविजुअल लेवल पर हम जब सारी कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट फ्रीडम ओरिएंटेड. कंप्लीट फ्रीडम ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि हम जो मर्जी कर सकेंगे. ये हेगल की भी इंटरप्रिटेशन नहीं है फ्रीडम की. यानी कि हम अभी भी, हमें पता है कि लॉ एग्जिस्ट करता है जो कि हमें सिक्योरिटी देता है और फ्रीडम भी देता है, लेकिन वो हमारी कुछ फ्रीडम रिस्ट्रेन भी करता है. नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जो ऑप्टिमल हो, उस सिस्टम से बेहतर फिर कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट ना करे. ठीक है. तो क्या हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं? तो वो कहता है कि वो एक वक्त आएगा कि जब हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जो कि ऑप्टिमली बेस्ट, कि जिसमें ऑर्डर, फ्रीडम, हर चीज़ एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाएगी. Only then can a unified society be established in which all laws and institutions will invite no more change because they are perfectly rational and have resolved all the contradictions of thoughts, ideas, and thus the dialectical process will end. अब वो कैसी दिखेगी सोसाइटी, वो ऑब्वियसली हेगल नहीं बताता, क्योंकि हेगल कहता है कि मैं तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन में, लेट्स से ये हिस्ट्री की टाइमलाइन है, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ. एंड ऑफ हिस्ट्री अगर यहाँ पर जाकर होना है तो मुझे तो नहीं पता कि वो कैसा दिखेगा. कह रहा हूँ, लेकिन मैं माजी में हिस्ट्री को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, मुझे नजर आ रहा है कि वो कॉन्ट्रडिक्शंस हर टाइम में रिजॉल्व हुई हैं. आगे कैसे होंगी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो अभी कॉन्ट्रडिक्शंस आई ही नहीं. मेरे टाइम की कॉन्ट्रडिक्शंस अगले पीरियड में रिजॉल्व होंगी, उससे अगली वाली कॉन्ट्रडिक्शन अगले पीरियड में रिजॉल्व होंगी. तो मैं यहाँ बैठकर तो नहीं देख सकता वो कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन माजी का एनालिसिस करते हैं मुझे पता है कि फ्यूचर भी इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व करेंगी और एंड पर एक हिस्टोरी एंड होगी. He doesn't provide much of the specific or details of what that most evolved form of collective consciousness or the ultimate rationality and freedom would look like, precisely because the dialectical process is incomplete as of yet. Hence, according to Hegel, he could only unravel the underlying law of the history and explain the process, and cannot by his own logic explain what that end state would look like. However, as Hegel makes human freedom the end goal of history, whereby it is balanced by both law and liberty, with no contradiction, thus it can be deduced. अब हमने वो जो क्वेश्चन जो शुरू में पूछा था कि इट्स द इवोल्यूशन कलेक्शन स्पिरिट, तो हम इस बेसिस पे डिड्यूस कर सकते हैं
कि Hegelian spirit is nothing but the evolution of human consciousness to the realization of political majority for global human coexistence. However, as Hegel makes human freedom, अच्छा, no contradiction. इसकी एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से एक चवल मारने की कोशिश की है, लेट्स सी एग्जामिनर को आई होप अच्छी लगे, कि मुस्तकबिल में क्या मतलब है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी दी हुई और हमने एग्री भी किया जिस स्टेटमेंट से कि यस हेगल की अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हमारा थीसिस ये है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक, बट कश्मीर में एब्सोल्यूटिस्ट ऑप्रेशन है, ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो हेगल की फ़िलासफ़ी की एप्लीकेशन के मुताबिक इन दोनों चीज़ों का आपस में क्लैश होगा, दुनिया में मूवमेंट्स चलेंगी जो कि चल रही हैं, दुनिया पे बात उठेगी और ये कॉन्ट्रडिक्शन इवेंचुअली रिजॉल्व होगी कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो है, ठीक है, लेकिन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब आप खुद गवर्न करो जो भी कौम है, और एब्सोल्यूटिस्ट ऑपरेशन जो चल रहा है इसका मुताबिक वो ना आउटसाइडर कर रहे हैं, आउटसाइडर कंट्री कर रही है एक ऑक्यूपायर, इसमें आप खुद करते हैं अपने आप को गवर्न। इवेंचुअली इसका एक हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा यूएन ओवरसाइट हो, यानी कि वो ना पाकिस्तान को मिले कश्मीर, ना कश्मीर को आज़ादी मिले ना इंडिया को, एक यूएन ओवरसाइट और यूएन प्रोटेक्टोरेट बन जाए कश्मीर में, जो उसके अंदर वायलेंस को भी उसके कम कर दे, ठीक है, जो चल रहा है रियासती तशद्दुद जो इंडिया का चल रहा है, और वो जो एब्सोल्यूट फ्रीडम देने के नुकसानात कश्मीर में होने हैं कि वो गवर्न नहीं कर सके हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, वो भी उसके अंदर रिजॉल्व हो जाए। सो बेस्ट ऑफ बोथ आपके पास सामने आ जाए। सो कुड बी के फ्यूचर में इस तरीके से अनफोल्ड कर सकता है, अनरावल कर सकता है, अगर हम हेगल की फिलोसफी को स्ट्रिक्टली इसके ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि हेगल की फिलोसफी में इतनी मार्जिन ऑफ इंटरप्रिटेशन है, एक्सट्रैपोलेशन है, कि आप उसे किसी भी चीज़ पे इस तरीके से दो मुतजाद व्यूज़ को सिंथेसाइज करके कह सकते हो कि ये हेगेलियन डायलेक्ट की एप्लीकेशन है। अच्छा, अब ये समरी अगर मैं इसकी एक फिलोसॉफिकल समरी दी जाए, philosophy must begin with making no assumptions. We must not assume that the structures of thought and consciousness never change. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेगल ने कांट की फिलोसफी क्रिटिक की थी कि हमारे थॉट प्रोसेस कॉन्शियसनेस इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी इवॉल्व करती है। We must not assume that the whole of reality is divided into thoughts and the objects of thought. These structures themselves are aspects of spirit, यानी हमें ग्लोबल पूरे निज़ाम का हिस्सा है जिसके अंदर वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। थॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिट, यानी हमारे जो आइडियाज़ हैं और जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हर चीज़ फिजिकली भी एग्जिस्ट करती है और आइडियाज़ में एग्जिस्ट करती है, वो भी एक ओवरऑल हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। ऑल रियलिटी स्पिरिट एंड ऑल स्पिरिट अंडरगोज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ऑल रियलिटीज है हिस्टोरिकल प्रोसेस, हर चीज़ हिस्टोरिकल प्रोसेस से इवॉल्व करके आती है, इज़ ए हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल प्रोसेस, बल्कि आप इसको ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ऐसा चार्ट है जो मैंने हेगल की पूरी फिलोसफी इसके अंदर समराइज़ की है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दैट ये मेरा अपना चार्ट बिल्कुल भी नहीं है और मैंने इसको ऑनलाइन उठाया एक जगह से। इसमें उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और जो उसकी जनरली फ़िलासफ़ी है, प्योर फिलोसफी, उसकी मेटाफिज़िक्स, उसको भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया है, तो मैं इसलिए आपको मुकम्मल तौर पर ये ना समझा सकता हूँ, एंड इट इज़ ऑल्सो द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पोलिटिकल साइंस। हाउएवर दिस चार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल और एग्जामिनर पे एक्स भी डालेगा, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको रट्टा मार लें, याद कर लें, कुछ चीज़ें तो आपको याद वैसे ही हो जाएंगी। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। हर आइडिया जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, वो लॉजिक के रेल में हो सकता है, वो नेचुरल वर्ल्ड के रेल में हो सकता है, या वो स्पिरिट के रेल में हो सकता है। लॉजिक के रेल में उसने कहा कि कोई भी चीज़ है, एक कोई भी लॉजिक जो हम बनाते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई एक बात की जो दलील बनाते हैं, उसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक उसका वजूद होता है, उसकी बीइंग, एक उसकी एसेंस होती है, और एक उसके नोशन होता है। बीइंग के अंदर ये है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी मेजर कैसे करेंगे उसको। एसेंस क्या है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, एक्चुअलिटी कैसा है, मतलब वो है क्या चीज़। नोशन क्या है, नोशन के अंदर वो तीन तरह का हो सकता है, वो सब्जेक्टिव नोशन हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव नोशन हो सकता है, या वो कोई आइडिया हो सकता है। वो आइडिया लाइफ, कॉग्निशन या एब्सोल्यूट आइडिया हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, बट इट्स गुड। क्वालिटी जो भी किसी चीज़ की होती है, वो क्वालिटी दो तीन तरह की हो सकती है, बीइंग, डिटर्मिनेट बीइंग एंड बीइंग फॉर सेल्फ। इसके अंदर भी बाय द वे डायलेक्टिकल प्रोसेस चलता है, जो कि मैंने जब पढ़ा था, हर चीज़ के अंदर डायलेक्टिक चलता है, ठीक है। इसी तरह एक बीइंग के अंदर फिर सबसे पहले बीइंग होगा, फिर नथिंग। बीइंग और नथिंग दो चीज़ें आपस में रिजॉल्व करेंगी, एंड देन इसमें भी डायलेक्टिकल प्रोसेस है बिकमिंग। डोंट फ्रेट अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर दिस। नेचुरल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो उन्हें मैकेनिक्स, फिजिक्स और ऑर्गेनिक्स, इन तीन सब्जेक्ट्स में, इन तीन तरह की थॉट्स में, तीन तरह के डिसिप्लिन में डिवाइड करते हैं।
फिर आती है सब्जेक्टिव स्पिरिट, ऑब्जेक्टिव स्पिरिट, एब्सोल्यूट स्पिरिट। स्पिरिट की तीन हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये आपको इसका तो आइडिया है। सब्जेक्टिव स्पिरिट में साइकोलॉजी, इन पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी ये आती हैं। ऑब्जेक्टिव स्पिरिट के अंदर लॉ, मोरालिटी और एथिक्स। एथिक्स में हमने देखा है फैमिली, सोसाइटी और स्टेट। और एब्सोल्यूट स्पिरिट में आर्ट, रिलीजन और फिलोसफी, जो कि इन दोनों का वो है रेजोल्यूशन। सो ये बड़ा खूबसूरत सा फ्लो चार्ट डिज़ाइन मैंने किया है, मगर कहीं से देख कर डिज़ाइन किया है। तो ये आप लोग कोशिश करेंगे इसको याद करें। लेगेसी, हेगल की बहुत ज़्यादा बड़ी लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी। हेगल डोमिनेटेड द एकेडमिक लैंडस्केप फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड इंस्पायर्ड मेनी फिलोसोफर्स फ्रॉम कांट, हेगल, नीचे, कियरकेगार्ड ऑल द वे टू कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर ज़िज़ेक। अल्लामा इकबाल को भी किया था, वो भी लिख लें। हेगल एंड जर्मन आइडियलिज्म आल्सो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड इकबाल। अच्छा मैंने लिखा। सबसे पहले ये मैंने विल ड्यूरा की स्टोरी ऑफ फिलोसफी से बात एक्सटेंड की, उसकी लेगेसी की। Nevertheless, the contradiction in Hegel's thought were too deep for peace. And in the next generation, his followers split with dialectical fatality into the Hegelian right and the Hegelian left. यानी बड़ा एक अच्छा मेटाफोरिकली यूज़ किया है कि जिस तरह डायलेक्टिक हेगल खुद एक्सप्लेन करता था, उसके जो फॉलोअर्स थे वो भी दो ऑपोजिट कैंप्स में डिवाइड हो गए। हेगल के फॉलोअर्स ने हेगल को दो डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट किया, एक हेगेलियन राइट बन गया और एक हेगेलियन लेफ्ट। हेगेलियन राइट में जो लोग थे उसके अंदर वो एब्सोल्यूट ओबीडियंस और स्टेट के बहुत ज़्यादा रोल के वो थे, कार फरमा थे, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे कि स्टेट की पावर बड़ी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ओबीडियंस होनी चाहिए। ये हम देखेंगे भी कि क्योंकि हेगल के अंदर इतना मार्जिन है कॉन्ट्रडिक्शन का, जो हम उसकी क्रिटिक में देखेंगे कि जिसकी वजह से ये रिफ्ट जनरेट हुई। हेगेलियन लेफ्ट में पर्टिकुलरली मार्क्स, एंगल्स वो थे जिन्होंने हेगल ने जो अर्लियर यूथ में जो हायर जो क्रिटिसिज्म किया पावर का, स्टेट स्ट्रक्चर्स का, उससे उन्होंने डेवलप किया और इवेंचुअली उसकी थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री को उसकी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में चेंज कर दिया। और जो हिगेलियन नेसेसिटी थी वर्ल्ड स्पिरिट की, उसे सोशलिज्म की इनएविटेबिलिटी बना दिया। इन द प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट एज डिटर्मिनिंग हिस्ट्री थ्रू ज़ाइटगाइस्ट, जो कि हेगल कहता था, Marx offered mass movements and economic forces as the basic causes of every fundamental change, whether in the world of things or in the life of thought. Hegel, the imperial professor, had hatched the socialist X. It's very good expression, क्योंकि Hegel imperialist था, प्रशिया और जर्मन एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करता था। ही ऑल्सो बिलीव इन द पावर ऑफ द स्टेट, के स्टेट को इन्फोर्स करनी, और स्टेट बहुत अहम है, हम देखेंगे आगे वो कितनी डेप्थ में जाता है इस चीज़ में। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, मैं इसमें एक्सप्लेन करना भूल गया, इसने फ्रांसिस फुकुयामा को भी इन्फ्लुएंस किया, जो मॉडर्न फिलोसोफर है, और उसकी जो किताब है एंड ऑफ हिस्ट्री, उसमें जो फ्रेमवर्क यूज़ किया है फुकुयामा ने एक्सप्लेन करने के लिए अपने एनालिसिस को, वो हिगेलियन फ्रेमवर्क है। उसके मुताबिक एंड ऑफ हिस्ट्री से मुताबिक ये था, ये 90s में लिखी थी फुकुयामा ने। उसने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है, लिबरल डेमोक्रेसी जो वेस्ट में एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सिस्टम दैट हैज़ बीन डिवाइज्ड, और इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं आ सकता। वो कहते हैं कि वो जो पुराने कम्युनिज्म को भी शिकस्त दे दी डेमोक्रेसी ने, उससे पहले फाशिज्म को भी शिकस्त दे दी। तो जितने कंटेंडर्स थे ना जो रिप्लेस कर सकते हैं लिबरल डेमोक्रेसी को, वो हार चुके हैं। अब लिबरल डेमोक्रेसी इज द एब्सोल्यूट बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और उसने सारी कॉन्ट्रडिक्शंस, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व कर दी हैं सिस्टम ने, कि इसमें लिबर्टी को भी और इक्वालिटी को भी परफेक्टली हमने बैलेंस किया, कि लिबर्टी भी है और इक्वालिटी भी है। द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज परफेक्टली बैलेंस्ड इन लिबरल डेमोक्रेसी, हेंस देयर कैन बी नो सोसाइटी बेटर देन स्टेट, बेटर देन लिबरल डेमोक्रेसीज। तो ये पूरा हेगेलियन फ्रेमवर्क है, इसको आप लाजमी पढ़िएगा, इसके ऊपर गूगल करें और उसकी समरी पढ़ लें। फॉरेन अफेयर्स पे इसका एक आर्टिकल भी मौजूद है, वो लाजमी आप जो हैं वो पढ़ें, और उसको आप लाजमी इसके अंदर ऐड करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट थिंग विच मोस्ट पीपल विल मिस। तो हेगल और मार्क्स का आपस में, क्योंकि इस पर कभी कभी वो कोई चीज़ पूछ भी सकते हैं, और मार्क्स को एक्सप्लेन करने हुए आपको बेहतर समझ आएगी। अब आप कार्ल मार्क्स का लेक्चर देखेंगे, उसका भी आपको बेहतर आइडिया होगा। तो ये तीन आर्टिकल्स हैं, ये 2 वीडियोस हैं यूट्यूब की, हेगल वर्सेस मार्क्स और डायलेक्टिक्स फ्रॉम हेगल टू मार्क्स। इन 2 चैनल्स पे ये आप लाजमी देखें। और ये एक छोटा सा पेपर है, एक छोटा सा आर्टिकल है, ये पढ़ें कि कैसे मार्क्स ने हेगेलियन डायलेक्ट को मटीरियल इकोनॉमिक फोर्सेस में ट्रांसलेट किया था। और तो ये बेसिकली आपके सामने वेरी गुड मीम ऑन द सेम इशू।
which you will get if you get how Marx turned the Hegelian concept upside down. अब हम क्रिटिक पे बात करेंगे और क्रिटिक पे आप देख रहे हैं 12 स्लाइड्स हैं. सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स क्रिटिक मार्क्स ने बिल्ड किया हेगल पे, बट वो कहता है कि हिस्ट्री इज नॉट प्रोग्रेस्ड इज प्रोग्रेस्ड थ्रू डायलेक्टिकल प्रोग्रेशन नॉट ऑफ आइडियाज बट ऑफ मटेरियल फोर्सेज ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्लास स्ट्रगल की कॉन्ट्रडिक्शन से इमर्ज करता है. वो याद है ना आपको कि slaves and freemen, patricians and plebeians, feudals, lords and serfs, and then capitalists and the workers, ये कॉन्ट्रडिक्शन है. और जिस तरह वो कहता है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम और एंड गोल रैशनल एब्सोल्यूट ह्यूमन फ्रीडम की तरफ सोसाइटी जाएगी, मार्क्स कहता है कि वो एब्सोल्यूट ह्यूमन फ्रीडम और रैशनल सोसाइटी जो है वो कम्युनिस्ट यूटोपिया होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी. रसल की क्रिटिक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर. पहली उसकी क्रिटिक जो है हेगल के ऊपर, वो हिस्टोरिकल ओमिशंस के ऊपर है. वो कहता है कि हेगल बड़ा सेलेक्टिवली हिस्ट्री को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, अपनी थीसिस में यूनिटी देने के लिए, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेरी पिक करता है जो उसकी फेवर में जाती हैं, सिर्फ वही हिस्टोरिकल इवेंट्स कोट करता है. It was an interesting thesis giving unity and meaning to the revolutions of human affairs. कि इसने इंसान की इर्तिका को एक मीनिंग और एक यूनिटी देने की कोशिश की. बट लाइक अदर हिस्टोरिकल थीरीज इट रिक्वायर्ड, अगर इसको प्लॉजिबल बनाना था तो सम डिस्टॉर्शन एंड फैक्ट्स ज़रूरी था एंड कंसिडरेबल इग्नोरेंस भी ज़रूरी थी. हेगल लाइक मार्क्स एंड स्पेंगलर आफ्टर हिम पोजेस बोथ दीज क्वालिफिकेशंस. It is odd that a process which is represented as cosmic should all have taken place on our planet and most of it near the Mediterranean. यानी वो कह रहा है कि एक चीज़ जिसको वो कॉस्मिक प्लान का नाम दे रहा है, एक तो वो सिर्फ ज़मीन पे क्यों हुआ, दूसरे क्यों नहीं हुआ, और हमारी ज़मीन पे भी वो इसके अंदर जो वर्ल्ड स्पिरिट को जो वो सारा रोल दे रहा है वो सारा का सारा मेडिटेरेनियन के पास, यानी यूरोप के इर्द गिर्द ही क्यों है. ठीक है. दूसरी क्रिटिक जो बर्टन रसल की हेगल पे है वो ये है कि हेगल का बड़ा ना पेक्यूलियर सेंस ऑफ फ्रीडम है, यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम हेगल दे रहा है वो बड़ा ही पेक्यूलियर है आइडिया फ्रीडम का, यानी वो फ्रीडम का आइडिया नहीं है जिससे हम उसे इंटरप्रेट करेंगे. देयर इज अ वेरी ऑड सेंस इन व्हिच हेगल यूजेस द वर्ड फ्रीडम फॉर हिम एंड इन सो फार वी एग्री देयर इज नो फ्रीडम विदाउट लॉ, बट ही टेंड्स टू कन्वर्ट दिस एंड टू आर्ग्यू दैट व्हेनेवर देयर इज लॉ देयर इज फ्रीडम. Thus freedom for him means little more than the right to obey the law. This is very superfine brand of freedom. It does not mean that you will be able to keep out of a concentration camp. It does not imply democracy or press freedom or any of the usual liberal watchword which Hegel rejects with contempt. वो कहता है कि वो इवेंचुअली फ्रीडम को लॉ के साथ बड़ा कन्फ्लेट करता है. तो इस जो हेगल की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है उसके नतीजे में उसकी हेगल की जो फ्रीडम है वो आपको लिबरल फ्रीडम नहीं देती, वो आपको डेमोक्रेसी नहीं देती उस तरीके से, वो आपको उस तरीके से फ्री प्रेस नहीं देती है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप से नहीं प्रोटेक्ट करती. तो जो लिबरल फ्रीडम हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हेगल उसका उससे मुखालफत करता है. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, Hegel says, does not consist in being allowed to write what one wants. This view is crude and superficial. For instance, the press should not be allowed to render the government or the police contemptible. ठीक है. तो बेसिकली यानी कि वही हेगल कह रहा है, रसल कह रहा है कि बड़ी सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है. और वो क्यों है वो भी हमें नजर आता है बिकॉज ओवर ग्लोरीफाई करता है स्टेट को हेगल. Hegel's emphasis on nations together with his peculiar concept of freedom explains this glorification of state, a very important aspect of his political philosophy. Hegel was vehemently Protestant of the Lutheran section. A Prussian state was an Erastian absolute monarchy. जिस टाइम पे प्रशिया था हेगल के टाइम पे, जर्मन स्टेट जो थी वो इरेस्टियन स्टेट वो थी कि जहाँ स्टेट चर्च को कंट्रोल करती थी, चर्च स्टेट को कंट्रोल नहीं करती थी. तो स्टेट हैड कंट्रोल ओवर ऑफ द चर्च. These reasons would make one expect to find state highly valued by Hegel, but even so he goes to lengths which are astonishing. Hegel's claims for the state much of the same position as Saint Augustine and his Catholic successors had claimed for the church. चौथा, principal inconsistency within Hegel's logic. ये भी रसल की critique है. He posits that creation of absolute state out of anarchy was a rational historical progress. He मतलब Hegel posits जो एब्सोल्यूट स्टेट थी एनार्की से वो एक रैशनल हिस्टोरिकल प्रोसेस था. इसी तरह जो अभी कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, बाय द वे दिस वाज नॉट लिबरल डेमोक्रेसी एज वी नो टुडे.
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना ख़वातीन को राइट्स थे और बहुत ज़्यादा लिबरल फ्रीडम्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, बड़ी लिमिटेड फ्रेंचाइज एग्जिस्ट करती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एग्जिस्ट करता था सिर्फ. डेमोक्रेसी वॉज द सिंथेसिस ऑफ एनार्की एंड एब्सोल्यूट स्टेट्स. ठीक है, द लॉजिकल प्रोग्रेशन, यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स भी कह सकते हैं रादर देन डेमोक्रेसी, ये बेहतर है. लाइकवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स वाज द सिंथेसिस ऑफ एनार्की एंड एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स. द लॉजिकल प्रोग्रेशन रिक्वायर्स एन आंसर फॉर द कॉन्ट्रडिक्शंस दैट वुड अराइज बिटवीन स्टेट्स स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वॉर. तो यानी कि जैसे कि अनार्की के अंदर वॉर अगेंस्ट एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन थी, तो हमने एक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स बनाई, फिर एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स और अनार्की के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व की हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स बना के. लेकिन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स में भी तो कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ वॉर, के जब आपस में एक रियासत का दूसरे रियासत से तजाद होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इंसान का दूसरे इंसान से तजाद होता है और उसके ऊपर अगर कोई स्टेट ना हो तो उनकी आपस में जंग होती है, उसी तरह दो रियासतों की आपस में जंग होती है. तो इस तजाद को रिजॉल्व करने के लिए फिर हेगल को ये कहना चाहिए था कि अगला स्टेप वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वर्ल्ड स्टेट है. जैसे स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल्स में, वैसे ही स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करना चाहिए स्टेट्स के दरमियान, और उससे निकलने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए या लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए, विच आर अ लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट्स. बट हेगल नहीं है कहता. ठीक है, this justified him in preferring a state to an anarchic collection of individuals, but it should equally have led him to prefer a world state to an anarchic collection of states, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था. लेकिन Hegel, however, abandons his principled position here in his blind love for state and partly his vested interest in Prussian state, क्योंकि वो रियासत का मुलाजिम भी था, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट भी था कि वो ऐसा रियासत के खिलाफ नहीं कर सकता था. वो कहता है कि नहीं, इस केस में रादर देन रिजॉल्विंग द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ वॉर एंड सेइंग कि ग्लोबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, अपनी लॉजिक के मुताबिक ही आर्ग्यूज दैट वॉर इज़ नॉट नेसेसरली बैड, दे हेल्प अस वैल्यू आवर टेम्पोरल गुड्स एंड एन एडिक्वेट वे टू रिजॉल्व इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स. हेगल क्या कहता है? पीस इज ऑसिफिकेशन, द होली अलायंस एंड कांट्स लीग ऑफ पीस आर मिस्टेकन बिकॉज अ फैमिली ऑफ स्टेट नीड्स एन एनिमी. Conflicts of states can only be decided by war. States being towards each other in a state of nature, their relations are not legal or moral. Their rights have their reality in their particular wills, and the interests of each state is its own highest law. There is no contrast of morals and politics because states are not subject to ordinary moral laws. So, ये हमें प्रिंसिपल इनकन्सिस्टेंसी नज़र आई. जो पांचवी क्रिटिक है रसल की हेगल के ऊपर इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये कि हेगल का डॉक्ट्रिन बड़ा टिरानिकल डॉक्ट्रिन है, कि जो उसकी स्टेट की इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी पेक्यूलियर सेंस ऑफ फ्रीडम की इंटरप्रिटेशन है. अगर उसको अप्लाई किया जाए तो बड़ा टिरानिकल स्ट्रक्चर बनेगा. सच इज हेगल्स डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट, अ डॉक्ट्रिन विच इफ एक्सेप्टेड, रसल कहता है, justifies every internal tyranny and every external aggression that can possibly be imagined. The strength of his bias appears in the fact that his theory is largely inconsistent with his own metaphysics, जो मैंने अभी आपको बताया, and that the inconsistencies are all such as tend to the justification of cruelty and international brigandage. This illustrates an important truth, namely that the worse your logic, the more interesting the consequences to which it gives rise. इसी तरह आर्थर शोपेनहावर ने क्रिटिक की हेगल पे, उसकी कोटेशन मैंने आपके सामने लिखी है. आप इसको अगर याद कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप पैराफ्रेज करके शोपेनहावर का नाम लगा सकते हैं. हेगल, इंस्टॉल्ड फ्रॉम अबव बाय द पावर्स दैट बी एज द सर्टिफाइड ग्रेट फिलोसोफर, was a flat-headed, insipid, nauseating, illiterate charlatan. इतनी विस्ती हेगल की मैंने सुनी. That he was an insipid, nauseating, illiterate charlatan who reached the pinnacle of audacity in scribbling together and dishing up the craziest, mystifying nonsense. This nonsense has been noisily proclaimed as immortal wisdom by mercenary followers and readily accepted as such by all fools who thus join into as perfect a chorus of admiration as had ever been heard before. The extensive field of spiritual influence with which Hegel was furnished by those in powers has enabled him to achieve the intellectual corruption of a whole generation. कार्ल पॉपर की क्रिटिक है उसके ऊपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसके वॉल्यूम 2 के अंदर, द हाई टाइड ऑफ प्रोफेसी, हेगल, मार्क्स एंड द आफ्टरमैथ. Popper criticizes Hegel and Marx, tracing their ideas to Aristotle and arguing that they were the root of 20th century totalitarianism. Insofar as Hegel is concerned, Popper favorably cites the views of Hegel's compatriot and personal acquaintance, the philosopher Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ने जो हेगल पे लिखा था वही पॉपर ने इंडोर्स भी किया. एलन डी बॉटन
ने इस पर क्रिटिक ये किया that he wrote horribly, his work is confusing and complicated, he tapped into the weakness of human nature to be trustful of grave sounding and incomprehensible prose. Hegel नहीं पढ़ा जाता, is incomprehensible, and somehow we tend to get inspired by that. विल ड्यूरा की स्टोरी ऑफ फिलोसफी में जो क्रिटिक है वो सबसे मजे की है. बट द हाइट ऑफ ऑडेसिटी इन सर्विंग अ प्योर नॉनसेंस, in stringing together senseless and extravagant mazes of words, such as had previously been known only in madhouses, was finally reached in Hegel and became the instrument of the most barefaced general mystification that has ever taken place, with a result which will appear fabulous to posterity and will remain a monument to German stupidity. ये I love this statement by Will Durant. सो ये हमारी समरी है. फाइनली हमने 3 लेक्चर्स में स्पैनिंग मोर देन एन आवर कंप्लीट करने की कोशिश की है हेगल को. जो प्रीरेक्विजिट रीडिंग्स हैं, वीडियोस हैं, वो देखें. इस लेक्चर को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, रीडिंग करने की कोशिश करें. हेगल आई वुड से इज़ लेसर इंपॉर्टेंट देन अदर फिलोसोफर्स. तो अगर आपको हेगल समझ नहीं भी आता तो भी यूर फाइन. आप बाकी फिलोसोफर्स के सर पर ये सारे अपना पेपर पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. Very tired after this lecture. I hope this was helpful to you guys, and I'll see you guys next time.